दोस्तों, तो आज का हमारा नया टॉपिक है अस्थमा। तो देखते भाई अस्थमा क्या होता है। अस्थमा एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज होती है जो कि एयरवे के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसे अस्थमा कहते हैं। कोज बाय हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस। इसके अंदर क्या होता है, कोजेज होते हैं, हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस हो जाता है, म्यूकोसल एडिमा हो जाता है और म्यूकोसा का प्रोडक्शन होता है। ये क्लासिफाइज एज ए अब नॉर्मल एयरवे कंडीशन कैरेक्टराइज प्राइमरी बाय द रिवर्सिबल इन्फ्लामेशन। अब नॉर्मल एयरवे कंडीशन के अंदर क्या होता है कि ये रिवर्सिबल इन्फ्लामेशन होता है प्राइमरीली, मतलब प्राइमरीली ये रिवर्सिबल इन्फ्लामेशन हो जाता है अब नॉर्मल एयरवे कंडीशन के अंदर। इन्फ्लामेशन लीड अ रिकरेंट अटैक ऑफ द कफ, चेस्ट टाइटनेस, विजिंग और डिसएपनिया होता है। इन्फ्लामेशन के कारण क्या क्या हो सकता है, तो चेस्ट के अंदर टाइटनेस हो जाएगी, कफ हो जाएगा, विजिंग साउंड हो जाएंगे और डिसएपनिया यानी सांस के अंदर ब्रीथिंग रेट कम हो जाएगी। डिक्रीज ऑफ द ब्रीथिंग इज डिसएपनिया होता है। मोस्ट कॉमनली क्रोनिक डिजीज ऑफ द चाइल्डहुड के अंदर क्रोनिक डिजीज होती है अस्थमा। कैन बी एनी एजेस, किसी भी एज के अंदर अस्थमा हो सकता है। प्री डिस्पोज फैक्टर इसका एलर्जी के कारण अस्थमा होता है। फिर हम देखते हैं भाई डिफरेंस बिटवीन अस्थमा और सीओपीडी। तो ये मतलब देखते हैं। इट इज़ मे बी डिफ़िकल्ट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द पेशेंट विद सीओपीडी एंड वन विथ क्रोनिक अस्थमा। मतलब ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है सीओपीडी और अस्थमा को। अस्थमा क्या एक रिवर्सिबल इन्फ्लामेशन प्रोसेस है जो स्पॉन्टेनियसली और विथ ट्रीटमेंट और ब्रोंकोडायलेटर एडमिनिस्ट्रेशन से सही हो जाता है। और ये फ्री पीरियड अल्टरनेट विथ एक्यूट एक्सक्रीशन लास्ट ऑफ द फ्रॉम द मिनट टू हावर या डे तक होता है। ये मतलब इसका पीरियड होता है या तो मिनट के अंदर होता है या घंटों के अंदर होता है या डे के अंदर होता है। इसका पीरियड शॉर्ट टाइम के लिए होता है और ये एक्यूट होता है। तो फिर हम देखते हैं भाई इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। अंडरलाइन पैथोलॉजी इन द अस्थमा इज रिवर्सिबल एंड डिफ्यूज द एयरवे इन्फ्लामेशन दैट लीड टू एयरवे नैरोइंग। तो इसके अंदर रिवर्सिबल इन्फ्लामेशन होता है, तो इसके कारण क्या होता है, एयरवे नैरो हो जाता है। इन्फ्लामेशन के कारण जो एयरवे होता है वो नैरो हो जाएगा इन रिस्पॉन्स एक्सपोजर ऑफ द एलर्जन या इरिटेंट्स का एक्सपोजर होता है। तो एक्टिविटी ऑफ द मास्टर सेल, जैसे ही एलर्जन आते हैं, एलर्जन का एक्सपोजर होता है तो मास्ट सेल होती है वो एक्टिवेट होती है और न्यूट्रोफिल मतलब इयोसिनोफिल और लिम्फोसाइट प्ले मतलब इम्पोर्टेंट रोल दर्शाते हैं अस्थमा के अंदर। पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। अस्थमा के अंदर फैमिली हिस्ट्री भी और एनवायरमेंटल फैक्टर भी आपके अस्थमा कोज कर सकते हैं। इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स कोज, इन्फ्लामेशन का रिस्पॉन्स ये होता है एयरवे के अंदर एडिमा हो जाता है और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स का ब्रोंकियल का कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होने लग जाएगा, म्यूकस का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा और रीमॉडलिंग एयरवे का रीमॉडलिंग हो जाएगा। फिर हम देखते हैं भाई इसकी क्या है एलर्जन कौन कौन से एलर्जन होते हैं जो अस्थमा को कॉज करते हैं। यानी एयरवे एलर्जन के अंदर पॉल्यूशन हो गया, कोल्ड हो गया, हीट हो गया, वेदर चेंज हो गया, या स्ट्रॉन्ग ऑडर परफ्यूम हो गया, या स्मोकिंग हो गया, या डस्ट हो गई, या व्हीकल एग्जॉशन हो गया, या ट्री की वजह से हो गया, या पोलन की वजह से हो गया, या एनिमल डेंट्रेंट की वजह से हो गया, पेट की वजह से हो गया, या हॉर्स की वजह से हो गया, कोई भी एक्सरसाइज की वजह से अस्थमा हो गया, या स्ट्रेस या इमोशनल अपसेट की वजह से अस्थमा हो सकता है, या मेडिकेशन की वजह से हो सकता है, या राइनोसाइनाइटिस की वजह से हो सकता है, या वायरल रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स की वजह से हो सकता है, या सर्टेन फूड की वजह से अस्थमा हो सकता है। यह ट्रिगर करता है। इसका क्लासिफिकेशन है माइल्ड, इंटरमीडिएट, माइल्ड प्रेसिस्टेंट, मॉडरेट प्रेसिस्टेंट और सीवियर प्रेसिस्टेंट। ये 4 टाइप के होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और इंटरमीडिएट। फिर हम देखते भाई इसके मतलब साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या है। तो हम साइन एंड सिम्टम के अंदर देखते हैं कि वेरी अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी टू अटैक। ये इसके मतलब सीवियरिटी क्या है उसके अकॉर्डिंग होते हैं। अनप्रिडिक्टेबल होते हैं ये, और ये मतलब ग्रेजुअली होते हैं,
और ये मतलब कुछ हावर्स के लिए, कुछ मिनट के लिए या डे के लिए होता है। मोस्टली 3 सिम्टम्स दिखते हैं इसके अंदर, कफिंग, विजिंग और डिसअपनिया। अटैक बाय नाइट इन एंड मॉर्निंग मेक विथ कफ, चेस्ट टाइटनेस एंड विजिंग एंड डिसअपनिया। मतलब ये नाइट और मॉर्निंग के अंदर होता है तो ये कफिंग होती है, चेस्ट टाइटनेस होती है और विसिंग साउंड होता है और डिसअपनिया होता है। फिर हम देखते भाई इसके क्लिनिकली मैनिफेस्टेशन और क्या क्या होता है। इसके अंदर एक तो हाइपोक्सीमिया होता है, डायफोरेसिस यानी एक्सेसिव स्वेट होती है और टेकिकार्डिया हो जाता है और सेंट्रल साइनोसिस होता है और विजिंग होती है। इसके अंदर सेंट्रल साइनोसिस यानी पुअर ऑक्सीनेशन हो जाता है और ये ऑक्सीजन की कमी हो जाती है इसके अंदर, और विजिंग साउंड हो जाता है। असेसमेंट एंड डायग्नोस फाइंडिंग हम देखते हैं कि पहले तो हम हिस्ट्री कलेक्शन देखते हैं, फिर पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री और इन्वायरमेंटल फैक्टर को देखते हैं। स्पुटम में ब्लड टेस्ट कराते हैं इसके अंदर। तो स्पुटम और ब्लड टेस्ट के अंदर देखते हैं कि हमें इयोसिनोफिल होता है वो एलिवेटेड दिखता है सीरम लेवल के अंदर। आईजीई में भी एलिवेटेड हो सकता है। एलर्जी के कंडीशन के अंदर हम एबीजी एनालिसिस भी कराते हैं, पल्स ऑक्सीमेट्री भी कराते हैं, जिसके अंदर हमें रिवील होता है पल्स ऑक्सीमेट्री के अंदर हाइपोक्सीमिया है या ड्यूरिंग एक्यूट। देखते हुए अस्थमा के प्रिवेंशन क्या है। पेशेंट विथ रिकरेंट अस्थमा शुड बी अंडरगोस एलर्जिक टेस्ट, यानी पेशेंट जिसको अस्थमा हो रहा है उसको एलर्जिक टेस्ट करवाना है, जिससे हम आइडेंटिफाइड कर सके कि कौन सा एलर्जन है जिससे पेशेंट को एलर्जी है। पेशेंट इज इंस्ट्रक्शन टू अवॉइड कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म वेन एवर पॉसिबल, यानी पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देना है कि कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म को अवॉइड करे जितना हो सके। फिर हम देखते भाई इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है। इसके कॉम्प्लिकेशन है स्टेटस ऑफ अस्थमेटिकस, रेस्पिरेटरी फेलियर, निमोनिया और एटलेक्सिया। फिर हम देखते हैं इसके मेडिकल मैनेजमेंट क्या है और फार्माकोलॉजिकल थेरेपी क्या है। इसमें दो टाइप के अस्थमेटिक मेडिकेशन दी जाती है। एक तो क्विक रिलीफ मेडिकेशन होती है जो इमीडिएटली अस्थमा का ट्रीटमेंट कर देती है। एक लॉन्ग एक्टिंग मेडिकेशन होती है जो मतलब प्रेसिस्ट अस्थमा को मेंटेन करती है। फिर देखते हैं हम कि भाई इसके अंदर इन्फ्लामेशन होता है, अस्थमा के अंदर इन्फ्लामेशन होता है तो एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन दी जाती है जो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करती है। एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन होती है जो कि लॉन्ग टाइम तक लेने पे उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो उसको ऐसे रूट्स चॉइस करने चाहिए जो कि मतलब अच्छे हो, जिसके अंदर अपन इनहेलेशन यूज़ करते हैं और टॉपिकल रूट यूज़ करते हैं। फिर हम देखते हैं भाई इसके मीटरडोज इनहेलर होता है, वो आपके रेस्पिरेटरी मतलब इनहेल करते हैं इसके अंदर ड्रग को, ठीक है। फिर हम देखते भाई इसके अंदर अस्थमा के अंदर क्विक रिलीफ मेडिकेशन होती है जो इमीडिएटली आपके सिम्टम्स को रिड्यूस करती है। ये शॉर्ट एक्टिंग होती है और ये मतलब इमीडिएटली रिलीफ देती है सिम्टम को। इसके अंदर बीटा 2 एंड्रोजेनिक एंटागोनिस्ट ड्रग होती है जो कि आपके मेडिकेशन की चॉइस ऑफ ड्रग होती है जो आपके अस्थमा को सिम्टम्स को रिड्यूस करती है और रिलैक्स करती है स्मूथ मसल्स को। इनमें एंटी कोलार्जेनिक ड्रग भी दी जाती है जो कि कोलार्जेनिक रिसेप्टर होता है उसको इनहिबिट करता है और आपके एयरवे को क्लियर कर देगा और शॉर्ट एक्टिंग होता है। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया जाता है, इसमें प्रेडिनिसोलोन और मेथिओप्रेडिनिसोलोन दिया जाता है। फिर हम देखते हैं इसके लॉन्ग एक्टिंग कंट्रोल मेडिकेशन। लॉन्ग एक्टिंग कंट्रोल मेडिकेशन कौन कौन सी है, तो लॉन्ग एक्टिंग मेडिकेशन के अंदर हम लेते इनेल करने वाली मेडिकेशन का यूज़ करते हैं। इसके अंदर स्प्रे के अंदर हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड इनेल करते हैं। पेशेंट शुड बी राइज देयर माउथ आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन प्रिवेंट थ्रस्ट। पेशेंट को हम एडमिनिस्ट्रेशन मतलब पेशेंट जो माउथ से एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है उसको मुंह को धोना है जिसे थ्रस्ट से प्रिवेंट कर सके और फर्दर भी कोई कॉर्टिकोस्टेरॉइड से कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। और सिस्टमेटिक प्रिवेंशन भी यही रखना है जिससे आपके जो अस्थमा हो रहा है वो ये उसको कंट्रोल कर सके या सीवियर अस्थमा का मैनेजमेंट करना है। और प्रेसिस्टेंस अस्थमा का ट्रीटमेंट जो मॉडरेट टू सीवियर अस्थमा के अंदर जा रहा है उसको ट्रीटमेंट करना और पेशेंट की रिकवरी करनी है। इसके अंदर लॉन्ग टर्म मेडिकेशन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द अस्थमा। लॉन्ग टर्म मेडिकेशन कौन कौन सी है अपन जो ट्रीटमेंट करते हैं अस्थमा के अंदर, ब्रोंक्योडाइलेटर देते हैं एटलीस्ट 12 आवर तक ये इसका ड्यूरेशन रहता है। इनेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, सिस्टमेटिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एंटागोनिस्ट देते हैं, मेथिलो एंथेसिन देते हैं, कंबाइंड मेडिकेशन देते हैं इसके अंदर और इनिबिटर देते हैं। फिर हम एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं। एंटीबायोटिक का यूज़ अपन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के अंदर करते हैं।
ट्रीटमेंट ऑफ द एक्यूट अस्थमा के अंदर अपन कोर्बिवाइट कंडीशन के अंदर जो फीवर आ रहा है या प्लूरेंट स्पुटम है या न्यूमोनिया का एविडेंस मिल रहा है या बैक्टीरिया साइनाइटिस है, उसके अंदर ट्रीटमेंट के अंदर एंटीबायोटिक का यूज़ कर रहे हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है? इमीडिएटली नर्सिंग केयर देनी है। सीवियरिटी ऑफ द सिम्टम्स के अनुसार क्लिनिकल कंडीशन क्या है पेशेंट की वो देखना है। आउट पेशेंट में भी ट्रीटेड इन द आउट पेशेंट है तो सिम्टम को रिलीफ देना है। ईआर देखना है। हॉस्पिटल के अंदर इंटेंसिव केयर देनी है। एक्यूट अस्थमा है या सीवियर अस्थमा है। काम अप्रोच विथ पेशेंट, पेशेंट को काम करना है। और फैमिली इज़ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट टू केयर, फैमिली का आपका इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है अस्थमा के अंदर जो केयर करता है। असेसमेंट लेना है। रेस्पिरेटरी स्टेटस क्या है, उसके वाइटल साइंस क्या है, उसकी ब्रीथिंग साउंड क्या आ रही है, पल्स ऑक्सीमेट्री क्या आ रहा है। हिस्ट्री लेनी है, कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं हुई, कोई रिएक्शन तो नहीं हो रही है कोई मेडिकेशन से पहले से। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिकेशन, ऑब्जर्व पेशेंट रिस्पॉन्स टू दोज मेडिकेशन देनी है और ऑब्जर्वेशन करना है मेडिकेशन का कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा है, या असिस्ट करना है। इंक्यूबेटेड प्रोसीजर टू नीड, मतलब कोई प्रोसीजर के अंदर इंक्यूबेशन हो रहा है तो उसको असिस्ट करना है। मेडिकेशन आइडेंटिफाइड करनी है कौन सी पेशेंट ले रहा है। फ्लूइड वगैरह देना है। डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करना है, या रेस्पिरेटरी फेलियर के अंदर तो नहीं जा रहा, पेशेंट को ऑब्जर्व करना है, इंक्यूबेट करना है। और पेशेंट को टीचिंग करनी या सेल्फ केयर क्या देनी है। तो क्रिटिकल एंड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द केयर, इसके अंदर नेचर कौन सा, अस्थमा का नेचर कौन सा है, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है। डेफिनेशन क्या है अस्थमा की, ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रक्शन क्या होता है वो बताना है। पर्पज क्या होता है, एक्शन क्या होता है मेडिकेशन का वो बताना है। आइडेंटिफाइड करना है कौन सा ट्रिगर कर रहा है उनको, एजेंट। प्रॉपर इनहेलेशन टेक्निक बतानी है। हाउ टू परफॉर्म द पीक फ्लो ऑफ द मॉनिटरिंग, कैसे हम परफॉर्म कर सकते हैं जब पीक फ्लो मॉनिटरिंग कैसे कर सकते हैं वो बताना है। स्टेटस ऑफ द एस्थमेटिकस, स्टेटस क्या रहेगा इसके अंदर, हम सीवियर है या पेरिसिस्ट अस्थमा है तो नोट रिस्पॉन्स, वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा। पेशेंट एट रिस्क ऑफ द रेस्पिरेटरी फेलियर का रिस्क रहेगा। इसके अंदर कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके अंदर आपके इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, एंजाइटी हो सकती है, या डिहाइड्रेशन हो सकता है, या हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है एस्प्रिन से, या इरिटेंट्स हो सकते हैं। इसके अंदर हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं कि भाई क्या क्या सेम एज अ सीवियर अस्थमा के तरह ही है। साइन ऑफ द सिम्टम्स क्या क्या है, लोबुलर ब्रीथिंग क्या है, प्रोलॉन्ग इनहेलेशन क्या है, सीवियर डिस्पनिया है कि नहीं है, विजिंग साउंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखना है। फिर मेडिकल मैनेज के अंदर मोस्ट थेरेपी मेजरमेंट आर द सेम एज द एक्यूट एपिसोड। आपके जो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर जो थेरेपी मेज़र करनी है सेम एक्यूट एपिसोड की तरह ही देना है। ब्रोंकियोडाइलेटर देना है, फ्रीक्वेंटली डोज। ईआर पेशेंट ट्रीटेड विथ शॉर्ट एक्टिंग बीटा-2 एंड्रोजेनिक एंटागोनिस्ट, यानी ईआर पेशेंट है जो ईआर वाला पेशेंट है उसको बीटा-2 एंड्रोजेनिक एंटागोनिस्ट देना है और शॉर्ट कोर्स के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड का यूज़ करना है। अगर वो बीटा-2 एंड्रोजेनिक से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड का यूज़ करना है। ऑक्सीजन थेरेपी देनी है, आईवी फ्लूइड देना है डिहाइड्रेशन के लिए। मेडिकल मैनेजमेंट के लिए आप क्रिटिकली आप हॉस्पिटलाइजेशन कर रहे हैं, अगर नो रिस्पॉन्स हो रहा है रिपीटेड ट्रीटमेंट से तो आप हॉस्पिटलाइजेशन कर सकते हैं। पुअर पल्मोनर फंक्शन टेस्ट रिजल्ट इज एंड डिसओरिएंटेड ब्लड गैस लेवल, यानी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर जा रहा है तो आप हॉस्पिटलाइजेशन कर रहे हैं। मैकेनिकल वेंटिलेशन का यूज़ कर सकते हैं, यानी वेंटिलेटर का यूज़ कर सकते हैं। या अगर रेस्पिरेटरी फेलियर के अंदर जा रहा है और फटीग हो रहा है और ब्रीथिंग नहीं कर पा रहा है तो अपन हॉस्पिटलाइजेशन कर सकते हैं। आईवी कॉर्टिकोस्टेरॉइड एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं 4 से 6 घंटे के अंदर। आईवी फ्लूइड थेरेपी दे सकते हैं जिससे वो डिहाइड्रेशन से बच सके। सप्लीमेंट दे सकते हैं, O2 गैस मास्क वगैरह कैनुला वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक है वो जो ख़त्म होता है और इसके आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी।